मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम देखते हैं, हमने अभी इससे पूर्व की कक्षा में परंपरागत दृष्टिकोण का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं उसके लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। अब इसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण क्या है राजनीति विज्ञान का, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन हैं। देखो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एंड्रयू हैकर एक विचारक हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी पॉलिटिकल थ्योरी। उस पुस्तक में वो बताते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, जिनमें परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण का नाम लिया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियों के रूप में हमने देखा कि वो एक तरह से निगमनात्मक एवं अपरिष्कृत वर्णनात्मक अध्ययन पद्धतियों पर बल देते हैं। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, प्रतिपादक हैं, वो सबसे ज़्यादा एक तथ्यपरक, अनुभवात्मक, व्यावहारिक एवं शोधोन्मुखी अध्ययन पर बल देते हैं। हम ये देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं अथवा आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं, वो एक तरह से राजनीति विज्ञान में परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति जो असंतोष व्याप्त था, उस असंतोष की उपज का परिणाम है। देखो साथियों, हम देखते हैं कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में राज्य एवं सरकार का अध्ययन प्रमुखतया किया जाता था। राज्य एवं सरकार के औपचारिक अध्ययन के साथ हम अनौपचारिक अध्ययन नहीं करते थे। हम ये नहीं देखते थे कि इन संस्थाओं के व्यवहार में, इन संस्थाओं की नीतियों में, इन संस्थाओं के निर्णयों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्व कौन कौन से हैं, जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो इन सारी वजहों से ये देखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के अंतर्गत जो विभिन्न समाज विज्ञानें थीं, विभिन्न प्राकृतिक विज्ञान थीं, उनके जो विचारक थे, उनके शोधार्थी थे, उनके जो एक तरह से प्रोफेसर्स थे, तो उनकी वैल्यू, जो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर्स थे, उनकी वैल्यू अपेक्षाकृत कम थी, क्योंकि वो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उन अध्ययन पद्धतियों से शोध कर रहे थे, सिद्धांतों का निर्माण कर रहे थे, जिन सिद्धांतों की प्रासंगिकता ही नहीं थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन आया, अध्ययन शोधोन्मुखी होने लगा। इन नवीन परिवर्तनों में ये देखा गया कि राज्य एवं सरकार के अध्ययन का जो संकुचित दृष्टिकोण था, इससे आगे बढ़ के उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था, निर्णय निर्माण सिद्धांत, संचार सिद्धांत, एक तरह से जो साइमन का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत वो ये कहते हैं कि किस प्रकार एक नेतृत्व कुशल निर्णय ले सकता है। तो इन सारे नए नए सिद्धांतों के राजनीति विज्ञान में आने से तमाम परिवर्तन हमें दिखाई दिया। मुख्यतः हम देख सकते हैं कि 1925 में चार्ल्स मेरियम, जो शिकागो विश्वविद्यालय के अंतर्गत थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने राजनीति के नए पहलुओं की ओर चिन्हित किया। इन्होंने बताया कि राजनीति में किस प्रकार हमें आधुनिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ना होगा, अन्यथा हम अन्य समाज विज्ञानों की दृष्टि में पिछड़ जाएंगे। लॉर्ड वाइब्राइस की पुस्तक 1924 में आई, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये पुस्तक भी एक हमें दिखाई देती है कि ये आधुनिक उपागम के सूत्रपात करने वाली पुस्तक के रूप में हम इसको जान सकते हैं। देखो साथियों, हम बात करते हैं कि तमाम प्रतिपादक ये राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं, जिनमें कैटलिन, लासवेल, आमंड, ईस्टन, डहल, कार्ल डाइस, हर्बर्ट साइमन। हम बात करते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण की जो प्रमुख बातें क्या हैं, आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं। तो हम सबसे पहले मान्यता के रूप में लेते हैं राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण ये मानता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक तरह से हम देखते हैं परंपरागत अध्ययन जहाँ संस्थागत अध्ययन पर बल देता था, ये मानवीय क्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है, मानव के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। विभिन्न मानव के जीवन के तमाम पक्ष होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक। तो मुख्यतया हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, मानव के राजनीतिक आचरण का अध्ययन किया जाता है, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानव की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
एवं मानव की इन क्रियाओं एवं व्यवहारों को अन्य प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उनका अध्ययन भी आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा बिंदु है राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आधुनिक दृष्टिकोण की, कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये स्वीकार किया गया कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान ये अध्ययन करता है कि शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। राजनीति विज्ञान ये अध्ययन करता है शक्ति का प्रबंधन कैसे होता है। राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है शक्ति का वितरण कैसे होता है। कहने का आशय यह है राजनीति के अंतर्गत शक्ति को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसा कि बेकर कहते हैं कि शक्ति राजनीति विज्ञान से अपृथक्करणीय है। लासवेल, कैटलिन, मार्गेनथाउ ऐसे तमाम विचारक देखे जाते हैं जो राजनीति के अंतर्गत एक शक्ति की अवधारणा पर बल देते हैं। वो ये मानते हैं कि राजनीति के अंतर्गत शक्ति बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा बिंदु है राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। डेविड ईस्टन ने 1953 में अपनी पुस्तक लिखी पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के अंतर्गत डेविड ईस्टन ने यह बताया कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो तमाम कारक होते हैं, जो गैर राजनीतिक कारक होते हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए कि वो राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ऐसे गैर राजनीतिक कारक हमें उनका भी अध्ययन करना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था में वातावरण किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार फीडबैक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो आधुनिक उपागम के आने के साथ ही राजनीतिक व्यवस्थाओं जैसी अवधारणाओं का अध्ययन किया गया, जिन अवधारणाओं के अंतर्गत राजनीतिक को प्रभावित करने वाले गैर राजनीतिक एवं प्रक्रियात्मक तत्वों पर भी बल दिया जाने लगा। अगला बिंदु है राजनीति शास्त्र नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। लासवेल, हर्वर्ड साइमन, स्नाइडर जैसे विचारक इस मत के समर्थक हैं। वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक तरह से हम निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णय कहाँ से लिए जाते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि निर्णय कहाँ से लिए जाते हैं। हमें दिखाई देता है कि निर्णय एक संस्था से हुए, निर्णय मान लो संसद से हुआ, या निर्णय कैबिनेट ने लिया, या निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन निर्णयों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। हमें उन चीज़ों का भी अध्ययन करना होगा जो पर्दे के पीछे निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख लक्षण कि आधुनिक दृष्टिकोण के राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख लक्षण क्या हैं, आधुनिक दृष्टिकोण में किन किन तत्वों पर बल दिया जाता है। पहला हम देखते हैं वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल। देखो साथियों, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ये देखा गया कि उसकी जो अध्ययन पद्धतियां थीं परंपरागत दृष्टिकोण की, वो एक तरह से ऐसी अध्ययन पद्धतियां थीं जो अपरिष्कृत थीं, जो अवैज्ञानिक थीं। एक तरह से उसके अंतर्गत ऐतिहासिक वर्णनात्मक अध्ययन पद्धतियों पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत उन अध्ययन पद्धतियों पर बल दिया गया जो तार्किक हैं, एक तरह से प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति हैं, जो शोध को हमारे को अधिक वैज्ञानिक बनाती हैं, जो हमारे शोध को अधिक प्रासंगिक बनाती हैं। ऐसी सारी अध्ययन पद्धतियों पर बल दिया गया। ऐसी पद्धतियां इसमें शामिल की गई जिसमें सांख्यिकी, प्रयोग, परीक्षण, मापन, इन सारी चीज़ों का प्रयोग हो सके ताकि हम अपने अध्ययन को ज़्यादा तथ्य आधारित बना सकें। दूसरा बिंदु देखते हैं मूल्य मुक्त अध्ययन। मूल्य मुक्त अध्ययन से आशय क्या है? मूल्य मुक्त अध्ययन से आशय यही है कि हम अपने अध्ययन में इस प्रकार उस निष्कर्षों को निकालें कि हमारे जो व्यक्तिगत मूल्य हैं, हमारी व्यक्तिनिष्ठता है, अध्ययन के अंदर इसका समावेश नहीं हो सके। अगर व्यक्ति के मूल्य अध्ययन में समाविष्ट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वह अध्ययन परिष्कृत नहीं रहेगा, वह अध्ययन तथ्यपरक नहीं रहेगा और व्यक्ति व्यक्ति के अंतर उस अध्ययन में भिन्नता आ जाएगी। इसीलिए आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता ये थी कि हमें एक मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करना होगा। हमें इस प्रकार का अध्ययन करना होगा कि उसमें वस्तुनिष्ठता अधिक हो और व्यक्तिनिष्ठता कम हो। अगली बात करते हैं हम अनुभवात्मकता। आधुनिक दृष्टिकोण
का जो अध्ययन था वो अनुभवात्मकता पर आधारित था। आधुनिक दृष्टिकोण में ये ध्यान रखा गया कि हमारे जो तथ्य हैं वो प्रयोग एवं परीक्षण के द्वारा एक तरह से सिद्ध हों, तभी हम इनको अपने अध्ययन में काम में लें। अगला बिंदु है शोध व सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों। ये सबसे प्रमुख बात थी कि परंपरागत उपागम की जो आलोचना हुई, दृष्टिकोण की आलोचना हुई, उसमें यही था कि हम एक तरह से वातानुकूलित कक्षों में बैठ के शोध कर रहे हैं, सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वो निर्माण कहाँ तक उपयोगी हैं। हम ये देखें कि हमारे जो शोध के निष्कर्ष आ रहे हैं, क्या वह तथ्यों से अनुप्राणित हो रहे हैं, क्या वो तथ्यों से सिद्ध हो रहे हैं, क्या एक तरह से तथ्य और सिद्धांत में एक अभेद का संबंध हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसीलिए आधुनिक दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत तथ्य और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध पाया गया। जो तथ्य हैं वो इस प्रकार के हों कि हमें सिद्धांत निर्माण में एक मदद कर सकें, सिद्धांत के अंतर्गत जो हमने सिद्धांत का निर्माण किया है वो तथ्यों को एक तरह से सिद्ध करता हो कि इन्हीं तथ्यों के आधार पर ये सिद्धांत निकाला गया है। अगला बिंदु देखते हैं हम यथार्थवादी अध्ययन। जो आधुनिक अध्ययन थे वो यथार्थवादी अध्ययन थे। इन अध्ययनों के अंतर्गत वर्तमान की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया गया जो मानवीय व्यवहार पर आधारित थीं। उस समय जो दुनिया के अंतर्गत तमाम समस्याएं चल रही थीं, उन समस्याओं का निदान आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखा गया था। अगला बिंदु हम देखते हैं अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से आशय यह है कि जो तमाम समाज विज्ञान थी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, लोक प्रशासन, इन सभी समाज विज्ञानों को एक सम्मिलित रूप में देखा जा सकता है। ये कोई पृथक पृथक नहीं है। इन तमाम समाज विज्ञानों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए समन्वित रूप से हमें इनका अध्ययन करना होगा। हमें ये देखना होगा कि एक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, राजनीतिक व्यवहार, उसके आर्थिक पक्ष से भी प्रभावित होता है, उसके सामाजिक पक्ष से प्रभावित होता है, उसके एक तरह से नैतिक पक्ष से भी प्रभावित होता है। अतः हम समन्वित रूप में ही अध्ययन कर सकते हैं। ये एक जो नया दृष्टिकोण आया था अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण की एक देन थी राजनीति विज्ञान को कि अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत तमाम विषयों का एक समन्वित रूप से अध्ययन किया गया। देखते हैं व्यापक अध्ययन। हम ये देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण का जो अध्ययन क्षेत्र था, संकुचित दृष्टिकोण था, उसके अंतर्गत वहाँ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की संस्थाओं का अध्ययन किया गया, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये देखा गया कि एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के अविकसित एवं विकासशील देशों का भी अध्ययन किया गया कि उन देशों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। जो दुनिया के अंतर्गत व्यवहारिक समस्याएँ आ रही हैं उनका समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि उस समय दुनिया के सामने एक परमाणु की समस्या आ रही थी, परमाणु संकट से कैसे निपटा जाए, कहीं तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो जाए, इससे कैसे निपटा जाए। तो इन जो व्यवहारिक समस्याएं दुनिया में उभर रही थी, उस समय के राजवैज्ञानिकों के लिए ये तय था कि उनको उनका निदान ढूंढना होगा, अन्यथा एक विषय के रूप में वो अपना महत्व खो सकते थे। देखते हैं एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। राजनीति विज्ञान का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक दृष्टिकोण के आने के साथ ही हम कह सकते हैं एक मौलिक विषय के रूप में उदय हुआ। एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में राजनीति विज्ञान की स्थापना के लिए तत्कालीन राजवैज्ञानिकों के द्वारा भरसक प्रयास किए गए, जिनमें शिकागो के राजवैज्ञानिकों का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। उन्होंने स्थापित किया कि राजनीति विज्ञान एक महत्वपूर्ण अनुशासन है जो अन्य सभी विषयों के साथ समन्वित रूप से एवं स्वतंत्र अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धन्यवाद साथियों।